नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे वर्ड को आसान भाषा में समझते हैं जो सच पूछो तो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। ये शब्द है डायास्पोरा। अब हो सकता है आपने ये शब्द पहले भी सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका आखिर मतलब क्या है? क्यों ये इतना जरूरी है? चलिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये डायास्पोरा है क्या चीज? इसकी किताबी डेफिनेशन पर जाने से पहले 1 मिनट के लिए सोचिए। जब आप ये शब्द सुनते हैं डायास्पोरा, तो आपके मन में क्या आता है? शायद लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने देश से, अपनी जड़ों से दूर रहना, कुछ ऐसा ही है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। चलिए अब इस शब्द की जड़ तक चलते हैं, इसके डीएनए को समझते हैं। देखिए, डायास्पोरा शब्द आया है एक ग्रीक शब्द से, डायास्प्रेन। अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं। डाया का मतलब होता है अक्रॉस, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक, और स्पाइरीन का मतलब है टू स्कैटर, जैसे बीज बिखरना। तो इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब क्या हुआ? लोगों का अपनी असली जगह से, अपने होमलैंड से पूरी दुनिया में फैल जाना, बिखर जाना। ओके, तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम डायस्पोरा की डेफिनेशन को ठीक से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेंगे इंडियन डायस्पोरा की। इसके बाद हम मॉडर्न पैटर्न्स और दुनिया पर इसके असर को देखेंगे, और फाइनली कुछ बहुत जरूरी की टर्म्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। अब एक सवाल उठता है, क्या कोई भी ग्रुप जो एक देश से दूसरे देश जाता है उसे हम डायस्पोरा कह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। एकेडमिक्स ने यानी विद्वानों ने 6 खास फीचर्स बताए हैं, 6 ऐसी बातें जो एक ग्रुप को सही मायनों में एक डायस्पोरा बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 6 डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं। एक स्कॉलर हैं विलियम साफरन, उन्होंने एक आइडियल डायस्पोरा के ये 6 फीचर्स दिए हैं। नंबर 1, डिस्पर्सल, मतलब लोगों का अपने ओरिजिनल एक सेंटर से निकलकर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा देशों में फैल जाना। नंबर 2, कलेक्टिव मेमोरी, ये बहुत जरूरी है। मतलब अपने होमलैंड की एक साझी याद, कुछ कहानियां, कुछ सपने जो सबके दिलों में जिंदा हैं। नंबर 3, एलियनेशन, मतलब नए देश में, होस्ट कंट्री में थोड़ा अलग थलग महसूस करना, ये फील करना कि हम पूरी तरह से यहाँ के नहीं हैं। फिर आता है नंबर 4, अ मिथ ऑफ इवेंचुअल रिटर्न, दिल में एक उम्मीद या एक कल्पना रखना कि चाहे कुछ भी हो, एक दिन हम अपने वतन जरूर लौटेंगे। नंबर 5, कमिटमेंट टू द होमलैंड, अपने असली देश की सुरक्षा और उसकी भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहना और सपोर्ट करना। और आखिर में नंबर 6, ग्रुप आइडेंटिटी, उनकी जो पूरी कम्युनिटी की पहचान है वो उनके होमलैंड से ही जुड़ी होती है। पर रुकिए, ये इतना सिंपल भी नहीं है। सारे डायस्पोरा एक जैसे नहीं होते। सोचने वाली बात यह है कि लोग आखिर अपना घर, अपना देश छोड़ते क्यों हैं? कारण अलग अलग हो सकते हैं, सही है ना? एक सोशियोलॉजिस्ट है रॉबिन कोहेन, उन्होंने इन्हीं कारणों के बेस पर डायस्पोरा के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। चलिए उनको देख। कोहेन का क्लासिफिकेशन इस सवाल पर बेस्ड है, आपने देश क्यों छोड़ा? सबसे पहले देखिए विक्टिम डायस्पोरा। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी जुल्म, किसी हादसे या जबरदस्ती अपने घर से निकाला गया। इसके एग्जाम्पल्स हैं ज्यूइश, अफ्रीकन और आर्मेनियन डायस्पोरा। फिर आता है लेबर डायस्पोरा। ये वो लोग हैं जो काम की तलाश में, बेहतर जिंदगी की खोज में माइग्रेट करते हैं, जैसे इंडिया से गए इंडेंचर्ड लेबरर्स। तीसरा है इंपीरियल डायस्पोरा। ये वो लोग हैं जो अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर को चलाने के लिए दूसरे देशों में जाते थे, जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया आए थे। फिर है ट्रेड डायस्पोरा, सीधा सा है व्यापारी लोग जो बिजनेस और ट्रेड नेटवर्क्स के लिए दूसरे देशों में बस जाते हैं। और आखिर में है कल्चरल डायस्पोरा, ये थोड़ा यूनिक है। इनकी पहचान किसी एक खास होमलैंड से ज्यादा उनके कल्चर से जुड़ी होती है। चलिए अब इन सब थ्योरीज को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हमारे अपने इंडियन डायस्पोरा से बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। हम देखेंगे कि कैसे इतिहास में अलग अलग समय पर 4 बड़ी वेव्स आईं जिन्होंने भारतीयों को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दी। तो शुरू करते हैं पहली वेव से। ये बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में थी, जब इंडिया के ट्रेडर्स और बुद्धिस्ट मंक्स साउथ ईस्ट एशिया तक गए। इसके बाद आई दूसरी और शायद सबसे दर्दनाक वेव 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश एम्पायर लाखों इंडियंस को गिरमिटिया मजदूर यानी इंडेंचर्ड लेबरर्स बनाकर अपनी कॉलोनीज जैसे कि कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस ले गए।
तीसरा दौर आया मिड 20th सेंचुरी में आज़ादी के आसपास, जब इंडिया से लोग एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूके और गल्फ कंट्रीज में काम करने गए। और जो चौथी वेव है वो तो अभी भी चल रही है। इसे हम नॉलेज डायस्पोरा कहते हैं, जिसमें हमारे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर जा रहे हैं। तो ये तो थी हिस्ट्री। पर आज के टाइम में इस ग्लोबलाइज्ड कनेक्टेड दुनिया में ये डायस्पोरा कम्युनिटीज़ कैसे फंक्शन करती हैं, वो अपने होमलैंड और अपने होस्टलैंड यानी दोनों देशों पर क्या असर डालती हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मॉडर्न डायस्पोरा को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। इसे एक ट्रायंगल की तरह इमेजिन कीजिए। एक कोने पर है होमलैंड यानी उनका असली देश, जैसे इंडिया। दूसरे कोने पर है होस्टलैंड यानी वो देश जहां वो अब रह रहे हैं, जैसे अमेरिका। और तीसरे कोने पर है खुद डायस्पोरा कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों के बीच हमेशा एक कनेक्शन बना रहता है, पैसों का, पॉलिटिक्स का, कल्चर का, हर चीज़ का। अब एक और बड़ा सवाल, जब कोई कम्युनिटी एक नए देश में जाती है तो वहाँ के कल्चर में वो कैसे फिट होती है? इसके दो मेन मॉडल्स हैं। पहला है असिमिलेशन, जिसे मेल्टिंग पॉट भी कहते हैं। सोचिए, आपने एक बर्तन में अलग अलग चीजें डाली और सब पिघलकर एक हो गई। यहाँ डायस्पोरा अपनी अलग पहचान खोकर होस्ट कल्चर में पूरी तरह घुल जाता है। दूसरा मॉडल है इंटीग्रेशन, जिसे सैलेड बोल कहते हैं। अब सैलेड बोल इमेजिन कीजिए, उसमें टमाटर, खीरा, प्याज सब साथ होते हैं, बोल का हिस्सा हैं, लेकिन टमाटर टमाटर रहता है और खीरा खीरा। मतलब डायस्पोरा होस्ट सोसाइटी का हिस्सा बनता है, पर अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी भी बरकरार रखता है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? और आज के टाइम में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से एक बिल्कुल नया पैटर्न सामने आया है। इसे कहते हैं ट्रांसनेशनलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि आज के माइग्रेंट्स एक डुअल लाइफ यानी एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। वो फिजिकली अमेरिका में हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन न्यूज़ के जरिए वो इंडिया से भी पूरी तरह जुड़े रहते हैं। यहाँ रहते हुए वहाँ के पॉलिटिक्स पर बहस करना, अपने परिवार से रोज बात करना, ये सब ट्रांसनेशनलिज्म का ही हिस्सा है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 18 मिलियन यानी 1,80,00,000। अंदाजा लगा सकते हैं ये नंबर क्या है? ये है इंडियन डायस्पोरा की संख्या। जी हाँ, आज भारत की डायस्पोरा कम्युनिटी दुनिया में सबसे बड़ी है। ये एक कमाल की बात है। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो सबसे बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटीज कौन सी हैं? जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, नंबर 1 पर है इंडिया, लगभग 18 मिलियन लोगों के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मेक्सिको, जिनकी डायस्पोरा कम्युनिटी करीब 11 मिलियन की है। और तीसरे नंबर पर आता है रशिया, लगभग 10 मिलियन के साथ। चलिए, अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस सेक्शन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स को समझेंगे जो डायस्पोरा के टॉपिक से जुड़ी हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी स्टडीज़ और एग्जाम्स के लिए बहुत काम आ सकती हैं। तो आइए इन टर्म्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, ब्रेन ड्रेन। इसका मतलब है जब किसी देश के पढ़े लिखे स्किल्ड लोग जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स बेहतर लाइफ के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा, रेमिटेंसेस। ये वो पैसा है जो बाहर रह रहे लोग अपने घर, अपने देश में भेजते हैं। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर है हाइब्रिडिटी, जब दो अलग अलग कल्चर मिलते हैं और एक नई तीसरी मिलीजुली आइडेंटिटी बनती है। इसके बाद आता है लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, मतलब अपने देश से दूर बैठकर वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के नेशनलिज्म को बहुत अग्रेसिवली सपोर्ट करना। और आखिर में डबल कॉन्शियसनेस। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें एक इंसान हमेशा खुद को दूसरी यानी होस्ट सोसाइटी की नज़रों से देखता है, जिससे उसके अंदर एक आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने डायस्पोरा के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझा, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स और आज के दौर में उसके इम्पैक्ट को भी देखा। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जिस तरह से दुनिया कनेक्ट हो रही है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आसान ट्रैवल, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में होमलैंड और होस्ट लैंड के बीच का ये फ़र्क, ये लाइन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? इस पर सोचना ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको डायस्पोरा के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।